कांग्रेस के विधायकों ने सदन में पहुंचकर झालावाड़ सहित प्रदेश भर में जर्जर स्कूल बिल्डिंग गिरने के कारण बच्चों की हुई मौत को लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो वहीं इससे पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक में झालावाड़ स्कूल हादसा, लॉ एंड ऑर्डर, स्मार्ट मीटर, अतिवृष्टि और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, नाहरगढ़ जैविक उद्यान की लॉयन और टाइगर सफारी 7 दिन के लिए बंद कर दी गई है। भारी बारिश से सफारी मार्गों पर पानी भरने और फिसलन की स्थिति है। सफारी ट्रैक पर वाहनों के फंसने की संभावना भी बढ़ गई है, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पर्यटक सुरक्षा को ध्यान में रखकर फैसला किया गया है। उप वन संरक्षक वन्यजीव चिड़ियाघर के निर्देश पर आदेश जारी किए गए हैं। सफारी एरिया में अगले सप्ताह तक पर्यटकों का प्रवेश बंद रहेगा। सफारी एरिया में अगले सप्ताह तक पर्यटकों का प्रवेश बंद रहेगा। ये फैसला जो है अतिवृष्टि के कारण लिया गया है। भारी बारिश जिस तरीके से हो रही है राजधानी में, इसी को देखते हुए एहतियातन ये फैसला पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नाहरगढ़ जैविक उद्यान की लॉयन और टाइगर सफारी 7 दिन के लिए बंद की गई है। भारी बारिश से सफारी मार्गों पर पानी भरने और फिसलन की स्थिति बनी हुई है और इसी को देखते हुए जो है सफारी ट्रैक पर वाहनों के फंसने की संभावना बढ़ी हुई है और इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी निरंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन, नाहरगढ़ जैविक उद्यान की लॉयन और टाइगर सफारी 7 दिन के लिए बंद की गई है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल पूनम, देखिए जिस तरीके से जयपुर शहर के अंदर पूरे में भारी बरसात की एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है, उसी के चलते नाहरगढ़ जैविक उद्यान जो है, नाहरगढ़ जैविक उद्यान में बरसात हुई अच्छी खासी, जिसके बाद में जो पूरा ट्रैक है वो खराब हो गया और ट्रैक खराब होने की वजह से यहाँ पर जो लॉयन सफारी और टाइगर सफारी जो है उसको फिलहाल 7 दिन के लिए यहाँ पर बंद कर दिया गया है। जब तक कि वो सफारी का ट्रैक बिल्कुल सही नहीं हो जाता तब तक के लिए ये जो सफारी है आगामी 7 दिन के लिए वो यहाँ पर बंद की गई है और इसका ऑफिशियल जो है एक ऑर्डर यहाँ पर जारी किया गया है। देखिए पर्यटकों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए इस तरीके का डिसीजन जो है वो यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जब सफारी जाती है और ये जो इलाका है पूरा जहाँ पर पानी भरा हुआ है ट्रैक, और वहाँ पर सफारी जो है वो सफारी गाड़ी चल नहीं सकती। इसकी वजह से पूरा डिसीजन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर लिया गया है कि आगामी 7 दिन के लिए पूरी तरीके से जो सफारी है वो यहाँ पर बंद रहेगी। पूनम, बिल्कुल निरंजन, फिलहाल ये 7 दिन के लिए फैसला लिया गया है, लेकिन आगे अगर ऐसी स्थिति बनी रहती है तो क्या इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल पूनम, देखिए जिस तरीके से आज की बरसात आपने और मैंने सबने देखी, दर्शकों ने, कि किस तरीके से जयपुर में भारी बरसात जो है वो यहाँ पर हुई है, जिसकी वजह से सफारी नहीं यहाँ पर यातायात जो है वो भी प्रभावित हो गया है। तो इस तरीके से पूरा एक सफारी जो चलती है जिसमें पूरा ट्रैक होता है वो अगर 7 दिन में मरम्मत नहीं होती है, उसकी वो सही नहीं होता, तो हो सकता है आगामी दिनों के लिए भी जो बंद के डिसीजन को जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल 7 दिन की ये जो है डिसीजन लिया गया है कि 7 दिन सफारी जो है पूरी तरीके से बंद रहेगी। पूनम, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। सफारी एरिया को अगले सप्ताह तक पर्यटकों का प्रवेश बंद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। भारत और चीन के बीच भले ही कई मुद्दों पर तनाव बना रहता हो, लेकिन एक भारतीय नाम ऐसा भी है जिसके आगे चीन आज भी सिर झुका देता है। ये नाम है डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस का, जिन्होंने चीन में अपनी सेवाओं और मानवीय मूल्यों से अमिट छाप छोड़ी है। और इसी कड़ी में फ्रेंड्स ऑफ चाइना सोसाइटी इंडिया के सहयोग से 9 भारतीय छात्र चीन की विशेष यात्रा पर गए। इनमें राजस्थान से भी 2 युवा शामिल रहे, डॉक्टर कौशल गौतम और इंजीनियरिंग छात्र सार्थक शर्मा। 9 दिन की यात्रा केवल एक दौरा नहीं, बल्कि डॉक्टर कोटनिस के पद चिन्हों पर चलने और भारत चीन के बीच सभ्यतागत रिश्तों के ऐतिहासिक महत्व को समझने का अनुभव रहा।
हम भारत में इसको अप्लाई करना चाहते हैं। वहाँ पे जैसे हमने देखा कि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो बच्चों का क्लासेस होता है 9 से 4 के बीच में होता है, उसमें 2 घंटे का बीच में ब्रेक होता है, उसमें लंच भी होता है और बच्चों की स्लीपिंग का अरेंजमेंट भी वहाँ पे ही होता है स्कूल के अंदर। और 1 से 1.5 घंटे का वहाँ पे स्पोर्ट्स का वो होता है आवर्स। तो बच्चों के अंदर भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी डेवलप की है उन्होंने। और जो वहाँ पे हमने देखा है कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो प्रोडक्शन लाइन के अंदर हैं, जितने भी मेल्स हैं, और फीमेल्स जो हैं वो सब सेल्स लाइंस के अंदर हैं। तो दे आर यूजिंग, वो अपनी पॉपुलेशन को काफ़ी अच्छी तरह यूज़ कर रहे हैं। दूसरा हमने गवर्नमेंट का देखा कि उन्होंने पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी ईवी को लेके, सब्सिडीज़ काफ़ी देते हैं वो ईवी को लेके। दूसरा पोल्यूशन कंट्रोल के उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया हुआ है, जिससे जितने भी व्हीकल्स हैं उनका ईयरली 2 बार चेकअप होता है। तो वो यदि चेकअप के अंदर क्लियर होता है उनका पोल्यूशन जो सर्टिफिकेट होता है, तभी जाके वो ईवीज़ आप सड़क पे चला सकते हैं। और दूसरा वहाँ पे हमने मोपेड्स का देखा है कि जितने भी मोपेड्स और 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से वो सप्लाई में है। आपको जस्ट उसको पे करना होता है, उसके बाद आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके कहीं भी जा सकते हैं, वहाँ उसको पार्क कर सकते हैं। दूसरा जो बुलेट ट्रेन का डेवलपमेंट देखा है, उसकी वजह से उनकी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो गई है। जैसे उनकी बुलेट ट्रेन अराउंड 250-350 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चलती है। तो यहाँ जैसे 1 घंटे के, जहाँ पे अपना सफ़र 4 घंटे का होता है, वो 1 घंटे में कवर कर लेते हैं। मैं डॉक्टर कौशल गौतम, कैंसर सर्जन। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1938 में। उस टाइम पे चाइना ने इंडिया से हेल्प मांगी थी, जवाहरलाल नेहरू जी से, जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो थे उनसे हेल्प मांगी थी। तो इंडिया से 5 डॉक्टरों की टीम अप्रूव की गई थी बाय सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो इंडिया से 5 लोग गए थे चाइना। उसमें से थे एक डॉक्टर कोटनेस, द्वारकानाथ कोटनेस जी एक डॉक्टर थे उसमें से, जिनने वहाँ पर जाके चाइना में बहुत लोग सोल्जर्स को हील किया, उनकी मतलब ऑपरेट किया उनको। जी, इस भ्रमण के दौरान हमने काफ़ी सारे म्यूज़ियम्स को एक्सप्लोर किया, जैसे सेंगशी म्यूज़ियम, टेराकोटा म्यूज़ियम, जियान म्यूज़ियम। और इन सब म्यूज़ियम में घूमने से मुझे यही समझ आया कि जो डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनेस है, चाइनीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पूछते हैं, वो उनको अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करते हैं। उन्होंने जो काम किया था उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम चाइनीज़ की हेल्प की थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1930। सुमेरपुर और तखतगढ़ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में गणेश उत्सव का उत्साह चरम पर है। पंडालों में सुबह शाम गणपति बापा की आरती के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। तखतगढ़ में मातृसा मित्र मंडल के तत्वाधान में गणेश भगवान को संपन्न भोग अर्पित किया गया और सुख समृद्धि की कामना की गई। इस अवसर पर पार्षद सुरेश सोलंकी सहित बड़ी संख्या में वार्डवासियों ने महाआरती में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बच्चों ने आकर्षक डांस परफॉर्मेंस प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत भी किया गया। और अब खबर बाना से है, जहां नेशनल हाईवे 27 पर स्थित काली सिंध नदी की पुलिया इन दिनों हादसों का अड्डा बन चुकी है। पुलिया पर लंबे समय से मौजूद दर्जनों चौड़े और गहरे गड्ढों ने वाहन चालकों की जान जोखिम में डाल दी है। यह हाईवे राजस्थान को कई राज्यों से जोड़ने वाला अहम मार्ग है, जहां पर दिन रात भारी संख्या में वाहनों की आवाजाही होती है। बारिश के मौसम में इन गड्ढों में पानी भर जाने से ये दिखाई भी नहीं देते, जिससे दुपहिया वाहन चालकों के लिए ये और ज़्यादा खतरनाक बन जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर टोल कंपनी के तहत भारी भरकम शुल्क वसूला जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद पुलिया पर वर्षों से बने इन गड्ढों का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। इससे वाहन चालकों को लगातार जोखिम और परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। बस्सी में तेज बारिश से नदी नालों में पानी की आवक बढ़ी है, जिसके कारण अब साइड इफेक्ट देखने को भी मिल रहे हैं। क्षेत्र के हंस महल से बांस खोह की तरफ जाने वाली सड़क पर बनी पुलिया के नीचे पानी से कटाव लग गया है। कटाव लगने से पुलिया के क्षतिग्रस्त होने की संभावना भी अब बन गई है और ऐसे में यहाँ हादसे की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी सूचना देकर सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। और अब खबर कोटा के सांगौत से है, जहां पर लगातार बारिश ने कनवास कस्बे को बाढ़ जैसे हालातों में पहुंचा दिया है। तेज बारिश के चलते सुभाष
सर्किल, हाट चौक और मुख्य बाजार मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। दुकानों के अंदर 1 से 1.5 फीट तक पानी भर गया है, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो वहीं जल भराव होने के कारण लोगों को समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। स्थानीय व्यापारियों ने दुकानों में नीचे रखे सामान को ऊंचाई पर रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ दुकानदारों का सामान पानी में भीग गया और खराब हो गया। तो वहीं पानी के चढ़ाव को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं कोटा के इटावा में पीकेसी ईआरसीपी परियोजना के तहत निर्मित नवनेरा एब्रा बांध के कैचमेंट क्षेत्र में मध्य प्रदेश और झालावाड़ में लगातार हो रही बारिश के कारण पानी की आवक में तेजी आई है। बांध में करीब 1.25 लाख क्यूसेक पानी की आवक दर्ज की जा रही है। बांध के अधिशासी अभियंता मनोज शर्मा ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बांध के 7 गेट खोलकर काली सिंधु नदी में 1,03,468 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इसके साथ ही नदी क्षेत्र के लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों से पानी के बहाव क्षेत्र से दूर रहने और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की अपील की है। बस्सी से खबर बता रहे हैं। बस्सी तहसील के ग्राम कल्याणपुरा में भारी बारिश का कहर। तेज बारिश से गांव के कई रास्तों पर आवाजाही बंद हो चुकी है। 1 दर्जन से अधिक मकानों में पानी भर गया है। वहीं दीवारों में दरारें भी आ गई हैं। हालात बिगड़ने से पूरा गांव जो है जलमग्न हो चुका है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पूरा ही गांव इस वक्त जलमग्न हो गया है। बाढ़ के हालात से ग्रामीण परेशान हैं। कई मुख्य मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत ही मदद की अपील की है और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी का सामना इस वक्त ये ग्रामीण यहाँ पर कर रहे होंगे। पूरा गांव जलमग्न दिखाई दे रहा है। जगह जगह जहां देखिए दूर दूर तक नजर अगर दौड़ाई जाए तो सिर्फ पानी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों, पूरा ही गाँव जो है इस वक्त जलमग्न हो चुका है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। शाहबाद के राजपुर कस्बे में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए करीब आधा दर्जन घरों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने घरों में घुसकर नकदी, सोने चांदी के जेवरात और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत और भय का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। तो राजपुर में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। आधा दर्जन घरों में सेंधमारी से दहशत का माहौल इस वक्त है। ग्रामीण जहां एक तरफ दहशत में है तो वहीं कहीं ना कहीं आक्रोशित भी हैं। हालांकि देखिए पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और चलिए अब सीधी तस्वीरें आपको बताते हैं विधानसभा के बाहर की, जहां पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। और ये स्मार्ट मीटर की शुरुआत पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में प्रारंभ की गई थी और इनकी देन है। आज वो सदन से अपना जवाब सुनने के बजाय हंगामा कर रहे हैं, पूरा जवाब नहीं सुन रहे हैं। जनता के सामने अपने जब खुद के ही किए हुए कारनामे सामने आते हैं तो विपक्ष वहां से सदन से बहिष्कार करता है। जिस तरह से स्मार्ट मीटर की योजना पूर्ववर्ती सरकार के समय शुरू की गई थी और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया था, आज मैंने जवाब भी दिया है और उसका विपक्ष हंगामा करके और उस जवाब को सुनना नहीं चाहता है। जो स्मार्ट मीटर की योजना प्रदेश में 2020 में आईपीडीएस और एनएसजीएम योजना के तहत लगाने का निर्णय पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय किया गया था और उसके बाद फिर आरडीएसएस योजना में भी पूर्ववर्ती सरकार ने मंत्रिमंडल से 21 मार्च 2022 को अनुमोदन करवाया और उसके बाद ये स्मार्ट मीटर की योजना को इन्होंने आरडीएसएस योजना में सम्मिलित करते हुए अपने मंत्रिमंडल से जो मेमो जारी करवाया, उसके आधार पर
ये योजना चालू हुई है और उसका टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। मैं आप सबको के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस तरह से विद्युत मंत्रालय द्वारा परिचालन निर्देश जारी किए गए वो 27 जुलाई 2021 को किए गए। राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा जो कार्य योजना अनुमोदन की एवं स्वीकृत की गई वो 21 मार्च 2022 को की गई। स्मार्ट मीटर के लिए डीपीआर अनुमोदन जो तीनों डिस्कॉम के द्वारा की गई वो 28 मार्च 2022 को की गई। आरईसी द्वारा बोली दस्तावेज किया गया वो 20 अगस्त 2022 को किया गया। डिस्कॉम में अध्यक्ष द्वारा स्मार्ट मीटरों के लिए निविदाएं आमंत्रित करने हेतु मंजूरी 6 जनवरी 2023 को की गई। निविदाएं आमंत्रित करने की दिनांक 16 जनवरी है और ये इस तरह की पूरी प्रक्रिया कांग्रेस के समय में प्रारंभ की गई है। ये प्रक्रिया इन्होंने प्रारंभ करी और यही आज उसको योजना को स्वीकार किया इन्होंने। और अब आज ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि स्मार्ट मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि स्मार्ट मीटर की योजना इनके द्वारा शुरू करके और इन्होंने प्रारंभ किया। हमने केवल इनके द्वारा जो 10 टेंडर आमंत्रित किए गए थे उनकी शर्तों में भी बदलाव नहीं किया गया। और इन्होंने आज ये कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष कि इसमें ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दे दिए गए। ये ब्लैक लिस्टेड की जो शर्त है वो अन्य राज्यों में कोई ब्लैक लिस्टेड है तो उसको राजस्थान के डिस्कॉम में मान्य नहीं होगा। ये शर्त भी इन्होंने इनके समय ही संशोधन करके लागू की गई जो इनके कार्यकाल में था। और मैं आपको बताना चाहूँ 10 मार्च 2023 को 80वीं डिस्कॉम की बैठक में इन्होंने के आधार पर 13 मार्च 2023 को इसको वही फर्म भाग ले सकेगी जो किसी भी राज्य में भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी के अंतर्गत किसी अपराध अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई दोष सिद्ध नहीं हुई हो एवं राजस्थान डिस्कॉम में ब्लैक लिस्टेड नहीं हो। ये इनकी शर्तों को इन्होंने परिवर्तन करके जोड़ा जिसके आधार पर टेंडर हुआ। जिस गोवा में सरकार के द्वारा टेंडर को ब्लैक लिस्टेड करने की ये बात करते हैं, गोवा सरकार ने 5024 को मैसर जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे यहाँ जिस फर्म का ये टेंडर है उसकी एक कंपनी नहीं है बल्कि ये जीनस की ही एक सब्सिडरी कंपनी है, उसने वहाँ वो ब्लैक लिस्टेड हुई थी। लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद 24 सितंबर 2024 को निर्णय के बाद 3 अक्टूबर 2024 को ये वापस आदेश भी गोवा सरकार ने ले लिया और इसका ब्लैक लिस्टेड का भी जो किया था उसको भी समाप्त कर दिया। इसलिए क्योंकि वो ब्लैक लिस्टेड समाप्त नहीं होता फिर भी वो यहाँ पर टेंडर के लिए एलिजिबल थी वो फर्म, इसलिए हमने किसी प्रकार की हमारे समय कोई अनियमितता नहीं हुई। हाँ, लेकिन आज जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं उनमें भी अभी ये कह रहे थे कि भाई पहले आपने सरकारी विभागों में लगाने का प्रयास किया है और जनता के रोक दिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जनता में अपनी स्पष्ट स्थिति के अनुसार, उपलब्धता के अनुसार मीटर लगाए जा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार का और एमएनआरई का एक हमें निर्देश था कि जल्दी से जल्दी सरकारी कार्यालयों में कम से कम 25% मीटर लगाए जाएं ताकि आरडीएसएस योजना की राशि को जारी किया जा सके। इसलिए हमने ये निर्देश दिए कि इस योजना में जो सरकारी विभाग है उनमें जल्दी से जल्दी वो मीटर लगाएं ताकि आरडीएसएस योजना के जो राशि है उसको जारी करवा करके और जो आरडीएसएस योजना का काम चल रहा है फिर सेग्रेशन का, रिवेम्पिंग का, वो सब योजनाओं में वो भुगतान प्राप्त हो सके, इसलिए वो परिवर्तन किया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से कांग्रेस अपना मुंह छुपाने के लिए, उनके बाद बोलने के लिए सदन में नहीं है, जनता में नहीं है, फिर भी वो एक केवल और केवल बरगला करके जनता को गुमराह करना चाहती है अपनी योजना शुरू करके। और आज वो इसी योजना का विरोध कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में जिस तरह से ये भूमिका निभा रहे हैं, निश्चित रूप से ये इन्हीं की खुद की शुरू की गई योजना थी। हमने इसको केवल आगे बढ़ाया है और जनता के सामने इनके जब कारनामे आ रहे थे तो सदन से बहिष्कार करके और जिस तरह से जनता को गुमराह करना चाहते हैं तो जनता सब देख रही है और जनता के सामने इनके मुखौटे आ चुके हैं। जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी।